हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम की सीमाएं और हेनरी का नियम का अनुप्रयोग प्रीवियस वीडियो में था। और आज का हम लोग का क्लास रहेगा राउल्स लॉ। क्या चीज? राउल्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। इस पे बहुत सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इससे रिलेटेड, राउल्स लॉ से। तो राउल्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा छोटे छोटे एक बातों को जानना होगा। वेपर प्रेशर, हालांकि वेपर प्रेशर आप लोग को 11th क्लास में बताया था। वाष्प दाब, क्या चीज? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब किसे कहते हैं ये आप लोग को हम 11th क्लास में बताए थे, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देते हैं। तो वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब से जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा इवेपोरेशन। वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है? तो आप लोग को याद है, एक एग्जांपल हम लिए थे जब 11th क्लास में आप लोग थे कि जब हम लोग कप या गिलास में चाय पीते हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग को आसान होता है किसी प्लेट में उस चाय को डालकर पी लेना। तो आप लोग बोलते हैं कि सर ठंडा होने के लिए हम लोग प्लेट में ले लेते हैं। प्लेट में ठंडा होने के लिए ले लेते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन आखिर प्लेट में वो ठंडा जल्दी होता है और कप और गिलास में क्यों होता है कम? कप और गिलास में चाय हम लोग का कम ठंडा होता है, जबकि जो उसको हम लोग प्लेट में डालते हैं, प्लेट से भी बड़ा थाली लेकर डालते हैं तो उसमें बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसमें वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। यानी जब कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो जब कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो वाष्पीकरण होता है। तो ये जो वाष्पीकरण की क्रिया है ये खुले पात्र में होती है। किसमें होती है? खुले पात्र में। अब जब मान लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एक ये पात्र है और इस पात्र में कोई लिक्विड हम लोग यहाँ रख दिए और इस लिक्विड में वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है। यानी इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें से इस तरह से बाहर निकलेगा ना लिक्विड वाष्प के रूप में। तो ये जब द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, कह सकते हैं कि द्रव का गैस में परिवर्तन होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। या द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगा, वाष्पीकरण हो गया। अब ये खुला रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। अगर इसको हम लोग बंद पात्र में लेंगे तो जब ये बंद पात्र में होगा तो अब ये जो वाष्पीकृत हो रहा है, यानी जब ये वाष्पित हो रहा है तो वाष्पित होकर इस द्रव के ये जो पात्र है इसके सतह से टकराएगा। तो फिर द्रव पर दाब डालेगा। तो द्रव पर दाब डालने वाला कौन है? वेपर। यानी वाष्प दाब डाल रहा है किस पर? द्रव पर। तो जब द्रव के कण पर जो वाष्प द्वारा जो दाब डाला जाता है तो वही वाष्प दाब कहलाता है। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन हम 11th क्लास में बहुत ज्यादा किए थे आप लोगों को। वाष्पीकरण, वाष्प दाब, सरफेस टेंशन। तो वाष्प दाब क्या है आप समझ गए ना? वाष्प दाब हमेशा क्लोज सिस्टम में होता है, बंद निकाय में होता है। और वेपर प्रेशर जो वाष्पीकरण जो होता है वह ऑलवेज टाइम ओपन पात्र में रहेगा। ओपन पात्र में हमेशा वो वाष्पीकृत आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब बंद पात्र रहेगा तो उसमें नहीं होगा। ठीक? तो ये वाष्प दाब वाष्पीकरण हो गया। अब हम लोग को बात करना है राउल्स लॉ। तो राउल्ट का जो नियम है वह दो कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो सकता है। एक होगा कि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मतलब होता है वाष्पशील और नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील। तो जब दोनों वाष्पशील होगा तो उसके लिए राउल्ट ने अलग नियम दिए, और दोनों अवाष्पशील हुआ तो उसके लिए राउल्ट ने अलग नियम दिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या नियम है उनका। नियम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। तो विलायक तो चूंकि लिक्विड होगा तो वोलेटाइल होगा। तो अब कह रहा है कि
अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि एक विलियन ले रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, द्विअंगी विलियन ले रहे हैं, और द्विअंगी विलियन जो बना है ए और बी से बना है। तो लेते हैं यहाँ पर एक ये हम लोग का पात्र हो गया, ये हो गया, यानी कह सकते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट ए, ये वोलेटाइल कंपोनेंट ए हो गया। और एक आप ले लिए हम यहाँ पर एक ये पात्र ले लिए, ये हो गया वोलेटाइल कंपोनेंट बी, ठीक ना, ये ए और बी। अब इसमें जब घटक ए जो वाष्पशील है, ये यहाँ पर ये चूंकि आपका क्लोज सिस्टम है, ये भी क्लोज सिस्टम है, ये दोनों क्लोज यानी बंद पात्र है, खुला पात्र नहीं है। तो जब बंद पात्र है तो इसमें एक एक कण मान लेते हैं इस तरह से, तो एक एक कण इस तरह से इसमें उपस्थित है, और इसमें आपके जो एक एक कण है इस तरह से उपस्थित है, ठीक। तो जो ये दोनों का ये कण है, अब ये जब वाष्पीकृत इस पात्र में होगा, वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी, क्योंकि वाष्पशील है ये है, तो जब वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी तो ये अब वाष्पित होकर ऐसे ही इसी में न जाएगा, यहाँ पर इस पात्र में जाएगा। तो इसके सतह से जब टकराएगा तो ये फिर इसके ऊपर दबाव डालेगा, तो ये इनका वेपर प्रेशर हो गया प्योर शुद्ध अवस्था में, जिसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं P0A से। किसे? P0A से। अब इसका क्या हो गया, इसका ये इसका जाएगा, वाष्पीकृत होगा, तो वाष्पीकृत होगा तो इस सतह से टकराएगा, तो सतह से टकराकर पुनः आकर इस द्रव पर वाष्प दाब डालेगा ना। तो जब द्रव पर वाष्प दाब डालेगा तो ये हम लोग का यहाँ जो इसका प्रेशर होता है उसको इंडिकेट करते हैं P0B, यानी यहाँ जो हमारा P0A हो गया वह वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, शुद्ध ए का वाष्प दाब हो गया, और P0B जो हो गया वह हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, शुद्ध बी का वाष्प दाब हो गया, शुद्ध। यहाँ पर ए कंपोनेंट है और यहाँ बी कंपोनेंट है। अब कह रहा है कि जब हम दोनों को मिलाते हैं, ए और बी दोनों को जब हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा ना। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब दोनों घटकों को आप मिलाइएगा तो विलयन बनेगा। तो जब इन दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हम लोग का ये बड़ा सिस्टम आ गया, यहाँ पर ये आ गया। तो जब यहाँ ये आ गया तो ये भी तो चूंकि क्लोज ही होगा, जब क्लोज होगा तो इसमें चूंकि दोनों के कण उपस्थित हो गए, ए का भी और बी का भी। अब इसमें आपका ए बी इस स्थिति में हो गया, यानी ये आपका सॉल्यूशन हो गया, विलयन बन गया। अब विलयन बन गया तो इस विलयन में दो घटक आ गया, ए और बी का हो गया। तो अब कह रहा है कि ए और बी का हो गया, तो अब इसके द्वारा जो वाष्प दाब होगा, यानी इसमें जो ए और बी दोनों घटक हमारा उपस्थित हो गया, दोनों वाष्पशील हो गया, तो इसमें भी तो वाष्पीकृत होगा ना, वाष्पीकृत की प्रोसेस होगी। तो क्या इसमें वाष्पीकृत की प्रोसेस होगी तो अब इसका वाष्प दाब क्या होगा? P0A या P0B होगा? नहीं, अब इसका वाष्प दाब आपका हो जाएगा PA प्लस PB, क्योंकि अब इसमें दोनों का वाष्प दाब हो गया, यानी यहाँ इसका भी वाष्प दाब और इसका भी वाष्प दाब, ये विलयन का हो गया। तो अब जब यहाँ ये हो गया तो अब इसी से इसको देखकर राउट ने अब नियम दिए। अब क्या नियम दे रहे हैं? अब देखिए आसानी से, बहुत ही अच्छे नियम है। अब ये बता रहे हैं क्या कि जब मान लेते हैं एक वाष्पशील घटक ए ले लिए, एक वाष्पशील घटक बी ले लिए, और दोनों को मिलाए तो दोनों को मिलाने के बाद विलयन ये हो गया। वाष्पशील घटक ए में ए का जो वाष्प दाब है, ए द्वारा जो वाष्प दाब डाला जा रहा है P0A है, बी द्वारा डाला जा रहा है P0B है। और विलयन का जब पूछा जाएगा, यानी ये जो इसका है, इसका वाष्प दाब PA है, क्योंकि घटक ए का वाष्प दाब तो यही होगा, इसमें जो पदार्थ उपस्थित है उसका मोल फ्रैक्शन होगा और मल्टीप्लाई ये, और इसका जब लीजिएगा तो इसका Pb हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जब इन दोनों को मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद हम लोग का वो विलयन जो बनेगा उसका वाष्प दाब क्या होगा? PA प्लस PB। तो अब यहीं से राउट ने नियम दिए वाष्पशील घटक के लिए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद 1886 ईस्वी में फ्रांकोस मेरे राउट फ्रांसीसी रसायन शास्त्री है,
इन्होंने जाकर एक्सपेरिमेंट करके अनेक एक्सपेरिमेंट के बाद जब परीक्षण किए, अनेक एक्सपेरिमेंट किए, तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या बोले कि अगर दो वाष्पशील घटक है किसी भी विलयन में, तो नियत ताप पर किसी भी विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। कह रहे हैं इन ए सॉल्यूशन partial pressure of each component is directly proportional to mole fraction of component। कह रहा है कि जो विलयन है नियत ताप पर, कोई भी विलयन अगर लेते हैं जो वाष्पशील घटकों से बना होता है, तो उस घटक में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा उसके मोल अंश के समानुपाती हो जाता है। किसके समानुपाती हो जाता है? मोल अंश के। तो यहीं पर यहाँ पर इन्होंने अपना नियम दिया है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स के अनुसार। अब राउल्स के अनुसार क्या बोलते हैं कि नियत ताप पर वाष्पशील द्रव वाले विलयन में, वाष्पशील घटक वाले विलयन में, वाष्पशील घटक वाले विलयन में उपस्थित, वाष्पशील घटक वाले विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के समानुपाती होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें। कह रहे कि नियत ताप पर वाष्पशील घटक वाले विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब यहाँ दो वाष्पशील घटक लिख सकते हो, दो वाष्पशील घटक वाले विलयन। अब एक वाष्पशील और एक अवाष्पशील रहेगा तो राउंड का सेकेंड ला हो जाएगा, जो अवाष्पशील के लिए, ये वाष्पशील के लिए। यानी हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ component is directly proportional to mole fraction of component। अब जिसको मोल फ्रैक्शन अगर नहीं आता होगा तो वो मोल फ्रैक्शन वाला वीडियो जाकर प्रीवियस देख लेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? P component मतलब कि घटक का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती x कंपोनेंट मतलब कि घटक का मोल अंश। अब इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं P कंपोनेंट बराबर P नॉट कंपोनेंट मल्टीप्लाई x कंपोनेंट। यहां से भी हम आप नियम बता सकते हैं, राउल का नियम क्या है ये जो हमने बताया है। अब यहाँ पर आपका जहां बता सकते हो कि जहां P कंपोनेंट जो P नॉट कंपोनेंट है, P नॉट कंपोनेंट यह हो गया वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट, प्योर स्टेट कंपोनेंट यानी घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। यानी ये कह रहा है जैसे कि ये घटक है A, इसका कुछ भाग इसमें होगा ना तो वो भाग XA हो गया, इसका कुछ भाग होगा तो XB हो गया। तो अब कह रहा है कि जो इस घटक का ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और इसका मोल अंश है, इस दोनों का गुणनफल इस घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है, यानी आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। ये आप लोग को जब 11 क्लास में हम पढ़ाए थे डाल्टन्स लॉ, तो वहां भी बताया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, तो वहां भी इस चीज को बताया था। अगर आपसे यहाँ बात होगी कि राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट,
यानी राउल्ट का नियम वाष्पशील घटक के लिए क्या होता है, तो डायरेक्ट आप अपने लिखिएगा नियत ताप पर दो वाष्पशील घटक वाले विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात partial pressure of component is directly proportional to mole fraction of component at constant temperature। नियत ताप पर घटक का आंशिक वाष्प दाब घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब इसको इंडिकेट करिए हम, P कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X कंपोनेंट। ये P कंपोनेंट मतलब कि कंपोनेंट का वाष्प दाब, X कंपोनेंट मतलब कि कंपोनेंट का मोल अंश। अब हम यहाँ से समानुपाती सिंबल हटा दिए, समानुपाती सिंबल हटाकर अब यहाँ लिख दे रहे हैं P नॉट कंपोनेंट मतलब कि शुद्ध अवस्था में कंपोनेंट का वाष्प दाब, समानुपाती की जगह पर राउंड ने यहाँ दिया है। अब इसके बाद शुद्ध अवस्था में कंपोनेंट का वाष्प दाब मल्टीप्लाई मोल अंश। अब ये आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि नियत ताप पर, किस पर, नियत ताप पर, अगर मान लेते हैं इसको न लिखकर कोई लड़का यहाँ भी लिखना चाहते, जनरली यही लिखते हैं, अगर आप ये लिखते हैं जो हम बोल रहे हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तो सब लिखता है। नियत ताप पर किसी वाष्पशील घटक वाले, किसी दो वाष्पशील घटक वाले विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश और शुद्ध अवस्था में उस घटक के आंशिक वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। उस घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उस घटक के आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये चूंकि हम लोग प्रत्येक के लिए, अब यहाँ पर चूंकि हमने दो लिया है, बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों है, एक A और एक B है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। ऐसे अगर आपसे कोई राउल्ट का नियम पर्सनल बात करेगा कि वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होता है, तो आप यहीं से लाकर यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। लेकिन जब कहेगा कि वाष्पशील घटक के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या करें, तो व्याख्या करें तो ये तो करना ही होगा, इसके अलावा आपको ये भी करना होगा। अब क्या करना है देखिए कैसे करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन से लेकर बोर्ड की। बोर्ड में तो आप लोग का हमेशा हमको लग रहा है कि अल्टरनेट देखिएगा प्रीवियस पेपर तो दे देता है वाष्पशील घटक के लिए राउल्ट का नियम और वाष्पशील घटक के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन सा लिख, अगर कॉन्सेप्ट समझिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा लिखने के लिए। अब इसका एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, एक्सप्लेन व्याख्या। तो व्याख्या में क्या करते हैं हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन ही है तो दो घटक है, एक A है और एक B है। तो A के लिए पर पहले लेते हैं, लिखते हैं फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट A, शुद्ध घटक A के लिए। तो शुद्ध घटक A के लिए जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A is directly proportional to mole fraction of A, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी A का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती A का मोल अंश। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, PA is directly proportional to XA। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट क्या लिख सकते हो, PA बराबर P नॉट A और XA। अब ये P नॉट A क्या है, दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि हम पहले ही बताए कि समानुपाती हटाए तो राउल्ट ने A का जो भी घटक होगा उसका आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में लिए। किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। तो PA बराबर P नॉट A XA। अब हम क्या लिखते हैं, फॉर, अब लिखिएगा फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट B, घटक B के, वाष्पशील घटक B के लिए, वाष्पशील घटक B के लिए जब लीजिएगा तो फिर वही बात होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मोल अंश। यानी ये हो जाएगा आपका PB बराबर PB is directly proportional to XB। या हम क्या लिख देंगे, PB बराबर P नॉट B और XB। ये हो गया आपका, ठीक। तो जब ये हो गया तो चूंकि ये हम लोग उस जो विलयन बना रहे हैं या उस विलयन बनाने से पहले जो पार्टिकुलरली एक एक कंटेनर लेकर हम लोग बनाए थे, घटक A के लिए, घटक B के लिए। अब कह रहे हैं कि जब इन दोनों को अगर हम लोग मिलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे अब यहाँ पर आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या बताया, डाल्टन से क्या बताया
कि जब किसी बंद पात्र में दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले गैसों को अगर मिश्रित करते हैं तो उसके मिश्रण का कुल दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर PA प्लस PB प्लस डॉट डॉट डॉट, चूंकि और भी आगे हो सकता है PA प्लस PB प्लस PC प्लस डॉट 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 हो सकता है, लेकिन इसमें हमने दो ही घटक लिया है A और B। कह रहे हैं डाल्टन जी कहते हैं कि किसी भी बंद पात्र में अभिक्रिया न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को यदि मिश्रित किया जाता है तो उनके गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये चूंकि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक। तो P टोटल बराबर हो गया PA प्लस PB प्लस T डॉट 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 हो गया। अब हम ले लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से आपका क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर तब हो जाएगा PA की जगह पर हो जाएगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B और क्या चाहिए XB। यहां से हो जाएगा हम लोग का, बात समझ रहे हैं। तो ये आंशिक वाष्प दाब के लिए ये जो मिश्र विलयन बनाए थे वहां पर उसका विलयन का कुल वाष्प दाब हो गया, उस विलयन का कुल वाष्प दाब हो गया। अब आप जानते हो सूत्र, आप थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, आपको पता है कि XA यहाँ लिख सकते हैं हम कि चूंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं भाई कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं XA बराबर 1 माइनस XB हो जाएगा, या XB बराबर 1 माइनस XA हो जाएगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए P टोटल बराबर क्या लिख सकते हैं कि P नॉट A XA की जगह पर तब ये लिखा जाएगा ना 1 माइनस XB, ठीक, प्लस P नॉट B और XB, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं P टोटल बराबर P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B और XB हो जाएगा ना। दिक्कत है, कैसे करिए, ये X A की जगह तो 1 माइनस XA लिख दिए, तब ये P टोटल अभी इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस अब यार। और ये देखिए जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, तो क्या इसमें हम लोग को दोनों में XP और XP है तो कॉमन ले सकते हैं, हम तो ले लेंगे, आप लोग ले सकते हैं। तो P टोटल बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो P नॉट A हो गया, माइनस है, माइनस हम कॉमन लिए P नॉट किसको, P नॉट B को नहीं XB को लेंगे, XB को ले लिए तो P नॉट B माइनस P नॉट सॉरी P नॉट A माइनस P नॉट B, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा निकालने के लिए। मोल अंश मामला ये कभी निकालना पड़ेगा, दो को नहीं निकालना पड़ेगा उस कंडीशन में। तो ये P टोटल बराबर हो गया P नॉट A माइनस, अब यहाँ कैसे कर दिया है, कहीं कि सर यहाँ प्लस है आपने माइनस कर दिया है, क्योंकि माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो सकता है नहीं। तो आप जो XA बराबर आप लिखे 1 माइनस XB, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना XB बराबर 1 माइनस XA, ये भी तो हो सकता है ना। जो XA बराबर लिखे 1 माइनस XB, तो XB बराबर 1 माइनस XA नहीं हो जाएगा, तो 1 माइनस XA, तो जहां XB होगा तो उसको भी रखकर हम कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप लोग का जो राउल्ट का नियम है वह है वाष्पशील घटक के लिए, और इसका एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। तो इस तरह से अब इसमें अब जैसे ये हो गया, आप इसको अगर मानते हैं, इसको अगर करना चाहोगे तो ये भी कर सकते हो, देखो कर रहे हैं, इसको तो मिटा सकते हैं ना। अब इसमें देखिए क्या होगा, XB जो होगा, XB की जगह पर अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ तक लास्ट कर देते हैं, एक मान लो हम लोग का यहाँ हो गया। अब यहाँ जब चलेगा तो मान लेते हैं P टोटल बराबर हो गया P0 A P नॉट A XA प्लस P नॉट B और 1 माइनस XA। अब क्योंकि अब यहाँ XA की जगह 1 माइनस XB रखे थे, यहाँ XB की जगह 1 माइनस XA। अब इसका कर सकते हो, ये हो जाएगा P टोटल बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B
माइनस पी नॉट बी और एक्स ए। अब ये है, इसको हम ले सकते हैं या लिख सकते हैं पी टोटल बराबर पी नॉट बी प्लस एक्स ए को कॉमन लेते हैं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक, अब ये इस तरह से आपका हो गया, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि बात वही है, लौका छुरी पर चाहे छुरी लौका पर, कटेगा तो छुरी से ही। तो उसी तरह ये उसका व्याख्या हो गया, राउल के नियम का व्याख्या हो गया। किसके लिए? अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, मानसिक रूप से वो बीमार होते हैं, ये मानसिक रूप से होते हैं, उनकी आत्माएं भटकते रहती है। पूरा बता देने के बाद भी वो पूछेंगे कि सर क्या है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप लोग को बोला जाएगा जहाँ इसमें कि पी टोटल मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का वाष्प दाब। पी टोटल मतलब क्या चीज? विलियन का वाष्प दाब, या कह सकते हैं विलियन का कुल वाष्प दाब, विलियन का कुल वाष्प दाब। अच्छा, पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब। पी नॉट ए क्या है? तब लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ component A in pure state, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, A का आंशिक वाष्प दाब। उसी तरह PB है और B नॉट B है, तो PB के लिए क्या लिखिएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, अब P नॉट B बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर स्टेट, शुद्ध अवस्था में घटक B का वाष्प दाब। हो गया। अब x A क्या हो जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मोल अंश, x B क्या हो जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मोल अंश। ठीक, तो ये हम लोग का जो सूत्र रेडी हुआ, यहाँ से ये हुआ, ये और ये हुआ, तो ये घटक का हो गया। किसका हो गया? घटक का। अब इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनेगा, जो कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेकर आए थे, उसमें न्यूमेरिकल हम बताएंगे। आप देखिए, जैसे हम कह दिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा लेते हैं आप लोगों को न्यूमेरिकल की दृष्टि से। अभी पढ़े हैं तो थोड़ा सा मेमोरी काम करेगा, ठीक ना। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इथेनॉल और मिथेनॉल से कोई विलयन बनाए। किससे बनाया? इथेनॉल और मिथेनॉल से। इथेनॉल मतलब समझते हैं ना, C2H5OH, और मिथेनॉल मतलब CH3OH। ये दोनों वाष्पशील मिले हैं, दोनों वाष्पशील घटक है। इन दोनों से विलयन बनाए हैं। तो जो विलयन बन गया, जब विलयन बन गया तो हम बोल रहे हैं कि शुद्ध अवस्था में इथेनॉल का वाष्प दाब। तो शुद्ध अवस्था में इथेनॉल का वाष्प दाब जैसे बोलेंगे, इसका मतलब कि P नॉट C2H5OH बोल रहे हैं। समझ गए? शुद्ध अवस्था में इथेनॉल का वाष्प दाब यानी P नॉट C2H5OH, शुद्ध अवस्था में मिथेनॉल का वाष्प दाब P नॉट CH3OH इक्वल हो गया। अब जो भी दिशा दिया रहेगा। अच्छा, इथेनॉल का वाष्प दाब विलयन में, इथेनॉल का वाष्प दाब विलयन मतलब कि PCH2H5OH, मिथेनॉल का वाष्प दाब विलयन में तो PCH3OH। ठीक, फिर अब कह रहे हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब तो P टोटल इक्वल वाट, इसका इक्वल वाट, इसका इक्वल वाट, क्योंकि इसका ये क्योंकि दिया रहेगा, ये वाट निकलना नहीं रहेगा, दिया रहेगा तो कोई इसमें से कोई एक निकलता। अब इसके लिए जो सूत्र होगा तो क्या लिख सकते हैं? PA बराबर लिखे थे ना P नॉट AXA, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो कि PC2H5OH बराबर P नॉट C2H5OH और XC2H5OH। आप P CH3OH बराबर क्या लिख सकते हैं कि P नॉट
CH3OH और X CH3OH। अब कह रहे हैं P टोटल जब निकालना होगा तो P टोटल के लिए आप क्या लेंगे? P टोटल बराबर हो जाएगा PC2H5OH प्लस PCH3OH, या आप इसके जगह पर लिख सकते हो P नॉट C2H5OH X C2H5OH प्लस P नॉट CH3OH और X CH3OH। इस तरह से बहुआ हो सूत्र रेडी होता है। जब सूत्र रेडी करने आ जाएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। तो ये जो अभी हम आप लोग को बताया यह था वाष्पशील घटक के लिए राउल्ट का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे अवाष्पशील घटक के लिए राउल्ट का नियम। ठीक, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट है। ये जी वाष्पशील और अवाष्पशील मतलब समझते हैं? वाष्पशील मतलब होता है जो वाष्पीकृत हो सकता है, अवाष्पशील मतलब कि जो वाष्पीकृत नहीं हो सकता है, या कहीं कहीं दे देता है, जानते हो क्या? वाष्पशील मतलब कि वाष्पीकृत हो सकता है और अवाष्पशील मतलब कि वाष्पीकृत नहीं हो सकता। तो वो जो उसमें था तो उसमें दोनों घटक, इससे पहले जो बताया उसमें दोनों घटक वाष्पशील था, और इसमें एक अवाष्पशील होगा और एक वाष्पशील होगा। जैसे कि अब यहाँ देखिए हम ले लेते हैं ये विलयन बनाते हैं A, तो अब इसमें ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, अवाष्पशील घटक है। और एक ये आपका जो है बंद पात्र में है, एक ये है जो ये B है, तो ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल कंपोनेंट है, कंपोनेंट, यानी ये अवाष्पशील घटक और ये अब जब ये अवाष्पशील है तो इसमें तो वाष्प दाब होगा नहीं, कि हो जाएगा? नहीं होगा। वाष्पशील में कहा, अवाष्पशील में जो वाष्पीकृत होगा ही नहीं तो उसकी वाष्प द्वारा उस कण पर, उसके सतह पर कहाँ वाष्प दाब डाला जाएगा? नहीं डाला जाएगा, इसलिए इसका कांस्टेंट रहेगा। और इसमें जो ये वाष्पशील है तो वाष्पशील है तो ये भाई तो ये वाष्पीकृत होगा, तो वाष्पीकृत होगा तो सतह से जो इसका ये ऊपर वाला जो बंद पात्र है इसके सतह से टकराएगा तो फिर इस पे डालेगा तो इसका वाष्प दाब होगा P नॉट B। तो ये अवाष्पशील। अब जब इस दोनों को हम लोग मिला रहे हैं तो दोनों को मिलाने के बाद हम लोग का बनेगा जी, तो दोनों का जब मिलाइएगा तो दोनों का बनेगा, तब इसमें हम लोग का केवल ये B ही A B बन रहा है, तो B का ही ना वाष्पीकृत हो रहा है। तो उसके लिए राउल्ट ने क्या सोचे, देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। बता क्या रहा है कि नियत ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित वाष्पशील घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है, मूल अंश के समानुपाती होता है। कह रहा है कि नियत ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित वाष्पशील घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of volatile component कह रहे कि विलयन का वाष्प दाब
वाष्पशील घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी ये लिख सकते हो P सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X वोलेटाइल कंपोनेंट या आपका ये क्या हो जाएगा P सॉल्यूशन बराबर P नॉट वोलेटाइल कंपोनेंट मल्टीप्लाई X वोलेटाइल कंपोनेंट। ये हम लोग का हो गया नॉन वोलेटाइल के लिए। ठीक, अब ये इसमें अगर आप देखते हैं ये जो विलियन बना है, मान लेते हैं ये चूंकि हम लोग का नियम हो गया अकॉर्डिंग टू लॉस, नियत तापमान किसी अवाष्पशील के विलियन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित वाष्पशील घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये चूंकि नियम हो गया, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लेते हैं, यानी व्याख्या। तो व्याख्या में कैसे होता है इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। अब कुछ नहीं करना है, यही है हम लोग का ये माना कि एक बाइनरी सॉल्यूशन बना है, वह बना है वाष्पशील घटक B और अवाष्पशील घटक A और वाष्पशील घटक B इनसे बना है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जब जानते हैं आप, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ में आपको पता है कि P टोटल बराबर PA प्लस PB ये बताया गया है। जब PA प्लस PB बताया गया है तो अब यहाँ पर चूंकि जो PA है यह कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A है जो कि वो नॉन वोलेटाइल है। पार्शियल PA बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A जो क्या है नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील है, और PB जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B है जो क्या है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है वोलेटाइल है। तो अब जब ये वोलेटाइल होता है नॉन वोलेटाइल होता है तो उसकी जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसका प्रेशर जो क्या होता है कांस्टेंट लगभग 1 मान लिया जाता है। तो जब 1 मान लेते हैं इसलिए लिख देंगे हम जानते हैं कि we know that partial pressure of non volatile component A is constant equal 1। जब हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, यानी जो भी कंपोनेंट हो अगर वह अवाष्पशील होता है तो उसका जो वाष्प दाब होता है नियत होता है वह 1 होता है, मान लिया गया 1। तो जब 1 हो गया तो हम लोग का यहाँ पर क्या मिलेगा P टोटल बराबर हो गया P, अब ये P0 की जगह पर 1 हो जाएगा और ये हो गया PB। तो PB हो गया तो यानी हम लोग लिख देंगे ना P टोटल बराबर PB। और आप जानते हो पीछे क्लास में बताया है कि PB बराबर होता है P नॉट B और XB हो गया। तो यानी यहाँ हो गया ये P टोटल बराबर क्या P नॉट B और XB। यहीं से हम लोग बताते हैं कि नहीं जो अवाष्पशील घटक होता है अवाष्पशील घटक युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब उस विलयन में वाष्पशील घटक के मोल अंश और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का राउल्स का नियम वाष्पशील घटक के लिए और अवाष्पशील घटक के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चे अगर दिक्कत कहीं भी अगर आप लोग को होगा तो उसको निसंदेह आप लोग कमेंट में जाकर कमेंट करो, उसको सुधार किया जाएगा। क्योंकि ये फिक्स है कि परेशानी होती है और परेशानी से हम लोग को परेशान नहीं होना है, परेशानी से दूसरे को परेशान करना। अगर मेरे को परेशानी हो रही है तो हम दूसरे को परेशान करेंगे। तो इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो
ये था आप लोग का राउल्ट का नियम, एक वाष्पशील घटक वाले और एक अवाष्पशील घटक वाले। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जब आप लोग के सामने, तो उसमें आप लोग को हम बताएंगे हेनरी के नियम और ये वाष्पशील और अवाष्पशील वाले जो राउल्ट का नियम है, इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा, ठीक है। तो फिर हम बोले चलते हैं, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।